अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए। तो सपोज़ ये एक स्फेरिकल इंटरफेस है और ये स्फेरिकल इंटरफेस दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, इधर एयर और इधर ग्लास। तो जो भी डाटा है वो सब कुछ गिवन है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 2 मिलीमीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन पता करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें लिख लेना चाहिए tan2/b माइनस n1/u n2 माइनस n1/r। ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो भी रेज जाएंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। यहाँ पे इंसिडेंट होंगी, यहाँ पे उनका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद में उनकी इमेज बनेगी। तो रेज कहाँ से कहाँ जा रही हैं, तो कहाँ से कहाँ, तो एयर से ग्लास में जा रही हैं। तो एक तरीके से जो n1 होगा वो हमारे लिए 1 हो जाएगा एयर, और कहाँ जा रही है n2 में जा रही है, तो n2 हमारे लिए यहाँ पे सेकेंड मीडियम हो गया, सेकेंड मीडियम ग्लास, उसका 3/2 हो जाएगा। प्रॉपर साइन के साथ हमें वी यू और आर को पुट करना है, वी तो निकालना ही है, यू और आर को प्रॉपर साइन के साथ हमें पुट करना पड़ेगा और जो भी आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे फिर। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो n2 की वैल्यू 3/2 पुट कर लेते हैं, v कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है उसके साइन को हम पहले से पुट नहीं कर सकते हैं, हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। n1 1, u किस जगह पे यहाँ पे, तो क्योंकि ये इंसिडेंस का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव होगा एक तरीके से, तो दिस इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर अस, ये पॉजिटिव। तो पोल से इधर जाके मेजर करना पड़ेगा तो ये नेगेटिव है, तो इट इज़ -10। फिर n2 माइनस n1, तो 3/2 माइनस 1। r कैसा होगा, तो यहाँ पे कहीं सेंटर लाई कर रहा है, सेंटर यहाँ लाई कर रहा है, तो जो रेडियस होगा ये डिस्टेंस होगा, तो इधर से इधर जाना पड़ेगा सेंटर तक, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, तो दिस इज़ +10। बस इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको v कैलकुलेट कर लेना है। तो 3/2v, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर आप उधर लेके जाओगे तो वापस से ये माइनस हो जाएगा, तो इट इज़ -1/10 उधर पहुँच के। 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, 1/2 और ये 1/20 हो जाएगा। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तभी हमारे आंसर सही आएंगे इसमें। इनको आपस में सपरेट कर लेना है, तो 2/20 प्लस 1/20, तो -1/20 हो गया, ये दिस इज़ -1/20, और -1/20 है तो ये 2 और ये -10 हो जाएगा यहाँ पे, और v जो होगा फिर यहाँ से -30 आ जाएगा। तो -30 सेंटीमीटर का मतलब है कि माइनस में आ रहा है, यानी कि जो इमेज हमको मिल रही है वो इमेज यहाँ कहीं पे मिल रही है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और क्योंकि इधर जा कर के मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ वर्चुअल। क्योंकि मिरर के केस में मिरर के सामने जो इमेजेस बनती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के आती है, मिरर के सामने जो इमेजेस बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, मिरर के पीछे जो बनती हैं वो वर्चुअल हो जाती हैं। इस तरीके से रिफ्रैक्शन के केसेस में अगर रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे मीडियम में इमेज बन रही है तो फिर वो रियल हो जाएगी, लेकिन अगर पहले ही मीडियम में बन गई तो वो वर्चुअल हो जाएगी। जैसे प्लेन सरफेस के लिए भी हमने देखा था, वहाँ पर जो भी इमेजेस मिल रही थी हमको वो वर्चुअली मिल रही थी, पीछे रेस को इंटरसेक्ट कराना पड़ रहा था। तो रेज वापस से इंटरसेक्ट करके पीछे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इसी मीडियम में, तो दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज। अब अगर इसका साइज़ वगैरह निकालना है कि साइज़ यहाँ पे इसका किस तरीके का होगा, तो साइज़ निकालने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, m इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ इक्वल टू, तो जो फॉर्मूला हमारा है n1v/n2u, ठीक है, इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, वो r वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। तो n1 की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा 1, v हमने कैलकुलेट किया है, जो भी किया है वो रख देंगे यहाँ पे -30, n2, तो n2 हमारा है यहाँ पे 3/2, और जो u था, u यहाँ पे नेगेटिव था -10। तो इसके बाद में अगर आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करो तो मैग्नीफिकेशन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी 5, दिस विल बी 10, और फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो +2 यहाँ पर आ रहा है इसमें, और उससे आप हाइट निकाल लो यहाँ पे, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, तो दिस आंसर इज 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज ये ग्लास स्फेयर है, और ग्लास स्फेयर पे यहाँ से एयर से एक पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द रेस कन्वर्ज फाइनली, किस पॉइंट पे रेस फाइनली कन्वर्ज होती हैं। या फिर दूसरे लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को इस तरह से पुटअप किया जा सकता था कि ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी इसमें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा इनका, और यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद में फिर
रिफ्रैक्ट होकर के ज़रूर ये इस सरफेस पे भी आएंगी और फिर इस सरफेस से भी इनका रिफ्रैक्शन होगा। जब यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा था तो रेज़ पास कर रही थी एयर से ग्लास में, और यहाँ पे हो जाएगा ग्लास से एयर में। तो आपको 2 बार रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करके पता कर लेता हूँ कि कहाँ पर इमेज बनेगी। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जो भी फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है उसके लिए, तो उसमें आपको u को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा और u इन्फिनिटी पुट करके v निकालना पड़ेगा। n1 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 से 3/2 में जा रही है, तो n2 यहाँ पे हो जाएगा 3/2। और r कैसा लिया जाएगा यहाँ पे, तो r का साइन यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, और ये पोल रहा तो पोल से r पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो r एक तरीके से +10 रखा जाएगा इसमें। अब इसके बाद तो बस फॉर्मूले में इसको पुट करने की देर है, तो जस्ट फॉर्मूले में यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला वही n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r। तो v निकालना है, n2 3/2 है तो 3/2v, और क्योंकि u इन्फिनिटी रखेंगे तो दिस विल बी 0। n2 3/2 माइनस 1, और r जो है वो +10 है यहाँ पर हमारे लिए। इसके बाद आगे कैलकुलेशन, तो 3/2v, यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा 1/20, और v की जो वैल्यू आएगी, v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आ रही है 30। अब v 30 आ रहा है प्लस के साथ, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि ये जो रेज़ हैं, अभी आप इस पर ध्यान मत दो, अभी सिंपली बस इस सरफेस को देखो। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस रिफ्रैक्शन के बाद में इनको कहाँ पे कन्वर्ज करने वाली है, कहाँ पर ये जो रेज़ हैं वो मिलने वाले हैं इसमें, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ठीक है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन क्या रेज़ वहाँ पर डायरेक्टली पहुँच पाएगी? 30 सेंटीमीटर का पॉइंट आएगा कहाँ पर? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के बाद भी 10 का सफ़र और तय करना है इनको, तो इसका मतलब है कि जो रेज़ हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर बीच में सरफेस नहीं आती तो इसका ये है कि फिर रेज़ यहाँ तक पहुँच जाती। ठीक है, बहुत ही क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट। अगर, और ये पॉइंट्स तभी क्लियर होंगे जब ऑब्जेक्ट इमेज इन सब की डेफिनेशन क्लियर होंगी। अगेन एंड अगेन मैं यही बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ इसमें। तो ये सरफेस, इसके लिए इंसिडेंट रेज थी, ये रिफ्रैक्टेड रेज थी, ये रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ से चली, अगर ये बीच में नहीं आता तो ये यहाँ जाके मिल जाती। अब देखिए कहाँ पर जाके मिल जाती, यहाँ से 10 सेंटीमीटर और आगे जाती लेकिन जा नहीं पाई। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस पे रेज इंसिडेंट हो रही है। अगर रेज इंसिडेंट हो रही है तो ये सरफेस अपना काम करेगी, भले वो आगे जा पाई या नहीं जा पाई, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर रेज इंसिडेंट हो रही है तो ये अपना काम करेगा। काम करने का मतलब ये उनका रिफ्रैक्शन करेगा। और किसी भी सरफेस पर जब रेज इंसिडेंट होती हैं, मिरर हो चाहे कुछ भी हो, तो इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही उसके लिए ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है, तो ये जो रेज है कन्वर्जिंग टाइप की हैं, और यहाँ पर उनका एक वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब भी कन्वर्जिंग रेज इंसिडेंट रेज होती हैं, तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो पॉइंट है वो इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है फॉर दिस सरफेस। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, 10। अब देखिए, अब प्लस माइनस का जो भी यहाँ पर अब चक्कर है वो उसको बड़ा यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो जो सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो यू तो 10 है लेकिन प्लस के साथ है कि माइनस के साथ है, तो इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है। इस सरफेस पर जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो इसी डायरेक्शन में हो रही है। अगर इसी डायरेक्शन में हो रही है तो पोल से अगर आप इधर जाकर के मेजर करते हो तो पॉजिटिव होगा, उधर जाके मेजर करते हो तो नेगेटिव होगा। तो इसके लिए u +10 हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, u इज़ +10। और जो r होगा, तो ये सरफेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो r के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। तो r इज़ नेगेटिव फॉर दिस सरफेस। अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट, r इज़ नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आपको v निकालनी है, तो v के लिए वापस फॉर्मूले में आ जाओ। तो मैं फॉर्मूले में अब इसको डायरेक्ट पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो कहाँ से कहाँ जा रही है, 3/2 से 1 में, तो 1 हमारे लिए सेकेंड होगा, तो 1/v। ठीक है, 1/v लिखा मैंने इसको। फिर उसके बाद में n1/u, तो n1 हमारे लिए 3/2 है, और u +10 है, इसका ध्यान रखेंगे, u इज़ +10। n2 माइनस n1, तो n2 इज़ 1, और n1 इज़ नाउ -3/2, n1 इज़ 3/2। और r जो होगा वो भी नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे -10।
तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये 3/20 होकर उधर चला जाएगा, तो 1/v दिस इज़ इक्वल टू, माइनस का प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा 3/20, यहाँ पे क्या आ रहा है इसमें, तो -1/2, और ये 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/20, ये 3 + 1 4/20, 4/20 का मतलब है 1/5, तो v की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है प्लस के साथ, तो प्लस के साथ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि रेज यहाँ पर अब कैसे जा रही है उसको मैं और थोड़ा दिखा देता हूँ क्लियरली। अगर आप इनको ज्वाइन कर दो तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉर्मल। अब जो रेज़ हैं वो रेज़ इस तरीके से यहाँ पे जा रही थी इसमें, और ये नॉर्मल से अवे हो जाएंगी, क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रही है, 3/2 से एयर में जा रही है, अगर 3/2 से एयर में जाएंगी तो इनका ओरिजिनल ये डायरेक्शन था जाने का, अब इससे ये अवे हो जाएंगे, ये नॉर्मल है, ये जो ऊपर ड्रॉ किया गया दिस इज़ नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे होकर कैसे जा रही हैं और यहाँ जा कर के अल्टीमेटली मिल रही हैं, और ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस यहाँ से है, अल्टीमेटली यहाँ से डिस्टेंस कितना आया है 5, तो जो सेकेंड सरफेस है वहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फाइनली कन्वर्ज होंगे, वहाँ पर अपनी ये इमेज बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में ग्लास हेमिस्फेयर दिया हुआ है और इसमें ऊपर से यहाँ पर एक पैरेलल नैरो बीम आ रहा है। ये जो बार बार ये जो नैरो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो नैरो यहाँ पर एक तरीके से इंडिकेट करता है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा बीम है यहाँ पर और एक रे इस रेडियल डायरेक्शन के अलोंग आ रही होगी यहाँ पर, तो इसका तो एंगल 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है यहाँ पे, लेकिन बाकी तो नॉर्मल के अलोंग नहीं आ रही, जैसे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे तो इस पॉइंट पे ये नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मल के साथ में इसका जो एंगल है वो एंगल काफ़ी स्मॉल है, अगर आप जितना इसको दूर लोगे यहाँ पे तो उतना ही यहाँ पर ये एंगल बड़ा होता चला जाएगा, तो नैरो है इसका मतलब कि ये जो बीच वाली रे यहाँ पर जो कि जिसका नॉर्मल इंसिडेंस है उसके बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में यहाँ पर है, तो सभी का नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, ऐसा बोला जा सकता है, तो दिस इज़ द केस ऑफ नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, इसीलिए ये जो वर्ड है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। तो जो रेज़ यहाँ पर आ रही हैं वो रेज़ अब आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें और उनका यहाँ पर डायमीटर क्या बनेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सरफेस है ये सरफेस इसको कैसे बैंड कर रही है, वो इमेज कहाँ बनाना चाह रही है, कहाँ पे कन्वर्ज करना चाह रही है इसको, तो ये देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये जा तो ऐसे रहते, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसे बैंड होंगे, और किधर की तरफ बैंड होंगे, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल है और जा ऐसे रहता है ये नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होकर कैसे जाएंगे, ये भी बैंड होकर के कुछ इस तरीके से जाएगा, कहाँ पर ये कन्वर्ज होते हैं मिलते हैं एक बार उनको देख लेते हैं, तो ये कहाँ पर इमेज बनाएगा ये देखना पड़ेगा, तो अगेन यू को आप रख दोगे इन्फिनिटी और उससे आप ये देख लोगे कि ये कहाँ पर इमेज बनाना चाहता है, तो फॉर्मूला हमारे पास में है n2/v माइनस n1/u, दिस इज़ n2 माइनस n1/r, मैं इसके रेडियस को r एज्यूम कर लेता हूँ, तो n2 दूसरा मीडियम है, पहला मीडियम यहाँ पे क्या एयर, एयर से ग्लास में यहाँ पे लाइट आ रही है, तो n2 3/2 हो जाएगा, 3/2v, n1 क्योंकि इन्फिनिटी है तो ऊपर कुछ भी रखो फ़र्क नहीं पड़ पाएगा यहाँ पर, n2 माइनस n1, तो n2 इज़ 3/2 और n1 इज़ 1, r कैसा होगा यहाँ पर इसमें, तो r इज़, अब इस सरफेस से सेंटर यहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर की तरफ ही r, तो r यहाँ पर पॉजिटिव है, फर्दर 3/2v, ये 1/2r हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल होगा और जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 3r, तो इसका मतलब है कि 3r डिस्टेंस पे जाकर के ये कन्वर्ज होते हैं, तो यहाँ तक तो इनको r ही मिल रहा है, तो यहाँ तक तो कन्वर्ज होंगे नहीं, कहीं आगे जाके कन्वर्ज होंगे यहाँ पर ये, तो ये कुछ ऐसे गए, दिस आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे बैंड हो जा रहे हैं, बैंड होकर के कम्प्लीटली यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रहे, कन्वर्ज होने के लिए इनको और आगे आना पड़ेगा और यहाँ से 3r डिस्टेंस तक आना पड़ेगा तब जाके कन्वर्ज होंगे। इसका एक आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, मैं इस तरीके का एक ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ये D दिया हुआ था यहाँ पे और जो हेमिस्फेरिकल का बॉटम है वो यहीं पर आ गया और वो कितने डिस्टेंस पे आ गया यहाँ से r डिस्टेंस पर, जो रेज़ हैं वो रेज़ ऐसे जा रही हैं और उसके बाद अगर ये बीच में अगर ये इंटरफेस नहीं आता तो वो सीधा यहाँ पर ऐसे चले जाते हैं, लेकिन सीधा तो ऐसे जा नहीं रहे, लेकिन हमें तो यहीं तक ही मतलब है कि यहाँ तक वो ऐसे पहुँचे हैं। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ पर है इसको आप डी बोल दो, यही आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा और ये टोटल होना कितना चाहिए था, कहाँ तक ये जाने वाले थे, 3r तक जाने वाले थे कन्वर्ज होने के लिए। तो सिंपल एक सिमिलर ट्राइंगल का केस बन गया अब यहाँ पर, ये छोटा ट्राइंगल और ये जो बड़ा ट्राइंगल है सिमिलर हो जाएंगे, तो d' डिवाइडेड बाई d दिस इज़ इक्वल टू, छोटे ट्राइंगल के अंदर ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2r, क्योंकि टोटल 3r और r,
और बड़े ट्राइंगल के अंदर है वो है 3r। तो d डैश इज इक्वल टू 2d/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज दिस इज हेमिस्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट इस प्लेन सरफेस से, जो प्लेन सरफेस यहाँ बन रही है वहाँ से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यहाँ कहीं कोई ऑब्जर्वर है जो कि इसकी इमेज को देखना चाह रहा है। तो कहाँ पर इमेज बनेगी हमें ये बताना है। यू हैव टू फाइंड इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयर से एक बार ग्लास में जाएंगे और फिर ग्लास से वापस एयर में जाएंगे, तो अगेन 2 बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 2 बार आपको रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलेज जो भी कंसेप्ट हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहला, क्योंकि प्लेन सरफेस से हो रहा है तो प्लेन सरफेस के लिए या तो हम r इन्फिनिटी रख के सॉल्व कर लें, या फिर जो हमने पहले पढ़े हुए फॉर्मूले उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले पढ़े हुए जो फॉर्मूलेज उनको यूज़ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं उसके लिए इमेज कहाँ बनेगी वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट d डैश दिस इज इक्वल टू d एक्चुअल कितना है 6, कहाँ से कहाँ रेज जा रही है 1 से 3/2 में, तो 1 से 3/2, तो 6 इंटू 3/2 दिस विल बी 9। तो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा इंटरफेस से आता है, ये इंटरफेस, इस इंटरफेस से डिस्टेंस, इसका मतलब 9 बन गया यहाँ पे। तो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये इमेज बनाएगा, और जो भी ये इमेज बनाएगा वहाँ से इसको रेज आती हुई दिखाई देंगे। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा तो कितना डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो दिस विल बी 6, ये 6 हो गया और ये हो जाएगा 9। तो इसके लिए आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा 15। तो जो सेकेंड इंटरफेस है, सेकेंड इंटरफेस के लिए 15, लेकिन 15 प्लस के साथ लेना होगा या माइनस के साथ लेना होगा ये डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करना आसान है, क्योंकि ये पोल, ये इंसिडेंट का डायरेक्शन जो रेज गई होंगी वो रेज ऐसे ही गई होंगी यहाँ पे दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, और उसके अपोजिट इधर जा करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो u इज़ -15। r की वैल्यू, तो यहाँ पर ये पोल और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर आना पड़ेगा, तो r भी यहाँ पर इसमें नेगेटिव आएगा, तो r इज़ ऑल्सो -6 हो जाएगा यहाँ पर r। अब इसमें आपको v निकाल देना है, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं v निकालने के लिए। तो v निकालने के लिए फॉर्मूला इज़ n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r। n2 यानी कि दूसरा मीडियम, यहाँ पर जब रेज का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रेज कहाँ से कहाँ जा रही है बस ये देखो। तो रेज जा रही है 3/2 से 1 में जा रही है, तो 1 हमारे लिए दूसरा मीडियम हो जाएगा, तो 1/v, n1 3/2 हो जाएगा फिर, और जो u है -15 हो जाएगा। फिर आते हैं आगे, n2 इज़ 1, n1 इज़ 3/2, और जो r है वो r हमारे लिए हो जाएगा -6 के बराबर। तो उसके बाद आगे ये हो गया 5, माइनस माइनस ये मिलकर के हो गया 10, तो 1/v प्लस 10, लेकिन उधर जाके हो जाएगा -1/10, और यहाँ पर ये माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो -1/10 प्लस 1/12 -1/60, -1/60, तो v का आंसर हो जाएगा -60। -60 होने का मतलब है कि यहाँ से 60 माइनस, यानी कि यहाँ से 60 के डिस्टेंस से बनेगा फाइनल इमेज। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने 2 सिचुएशंस दिखाई हैं। तो एक स्फेरिकल सरफेस, 2 सिचुएशन में इसको देखा जा रहा है। एक सिचुएशन में ये हो रहा है कि पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, एक तरीके से मान सकते हैं। तो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, और वो फिर यहाँ से जो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके बाद ये कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट इस तरीके का होता है इसको बोलते हैं सेकंड फोकस। बाद में हम लोग लेंस से पढ़ने वाले, लेंस में भी इसी तरीके का आएगा, 2 फोकस हुआ करेंगे और एक इधर भी फोकस होगा। इस फोकस पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी बनती है। तो इस पर अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट को रखा तो वहाँ से जो रेज निकलेंगे उसके बाद फिर वो पैरेलल हो जाएंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे रखें, तो फर्स्ट फोकस किसको कहेंगे, तो ऐसी लोकेशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए और वहाँ से ऑब्जेक्ट को रखने के बाद में उसकी इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फोकस। और सेकंड फोकस किसको कहेंगे, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, रेज अगर आ रही हैं, तो वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज होती है, कहाँ पर उसकी इमेज बनाता है वो, उसको बोलते हैं यहाँ पे सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस इन्फिनिटी से आने वाली रेज के लिए, और फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट को अगर रखें उसकी इमेज इन्फिनिटी बन रही है, पैरेलल हो जा रही है यहाँ पर ये, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। और ये दोनों फोकल लेंथ में अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट करने वालों, हमें सेकंड फोकल लेंथ पे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट फोकल लेंथ पे कैलकुलेट करना है। जनरली जब भी हमें अगर फोकल लेंथ कैलकुलेट करवाया जाए, और जैसे अगर मैंने 2 डायग्राम नहीं बनाए होते
और सिर्फ केवल ये डायग्राम बना देता और रेज वगैरह नहीं दिखाता और पूछता है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम, N1 N2 और R का जो सिस्टम बन रहा है उसके फोकल लेंथ क्या है, तो जनरली हमें ये सेकंड फोकस ही कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि फोकस हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पैरेलल रेज आ रही हैं, फिर वो कहाँ मिलेंगी, क्या होगा, उस पॉइंट को आप फोकस बोलते हो। तो जनरली लेंसेज या फिर इस तरीके के जो केसेस होते हैं वहाँ पर दो फोकस होते हैं, क्योंकि रेज दोनों साइड में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जो आपका मिरर होता है, मिरर में क्या होता है, रेज तो बस एक ही साइड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेज हैं वो दोनों साइड में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो दो फोकस का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। तो ये फोकस, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि रिवर्सिबिलिटी फॉलो करा लो। जैसे अगर आप इसमें रिवर्सिबिलिटी फॉलो कराओगे तो उधर से आती हुई पैरेलल रेज जो होंगी वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी फॉलो कराते हो तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो फिर वो इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों फोकल लेंथ बराबर आए ये ज़रूरी नहीं है। अभी जस्ट हम कैलकुलेट करके भी देख लेंगे कि ये F2 और F1 बराबर आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो पहले मैं F2 कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो F2 कैलकुलेशन के लिए आप U को कंसिडर करोगे इन्फिनिटी, फिर आप V निकाल लोगे कि यहाँ पर जो V है वो क्या होगा, और V को यहाँ पर मैं F2 बोल देता हूँ। तो F2 कैलकुलेशन कर लेंगे। पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को यहाँ पर डायग्राम में ये इसके लिए आप U को रख दो -F1 और उसके बाद में V को आप बोल दो कि वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेंगे अब ये। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं N2/V माइनस N1/U, दिस इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2 की जगह N2 आ जाएगा और V की जगह पे F2 आ जाएगा, और ये क्योंकि इन्फिनिटी है तो पूरा जीरो हो जाएगा। फिर ये R यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप F2 की वैल्यू निकाल लो। तो F2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी N2R डिवाइडेड बाय N2 माइनस N1। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो अगेन यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो N2 की जगह तो N2 और V की जगह हो गया इन्फिनिटी, N1 और U की जगह पे -F1। अगेन यहाँ पे वही N2 माइनस N1/R। फिर यहाँ से अगर आप F1 कैलकुलेट करो तो फ़र्क आ जाएगा इसमें N1R डिवाइडेड बाय N2 माइनस N1। तो ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ दोनों अलग अलग यहाँ पर आ रहे हैं इसमें, और कैसे सेकंड और फर्स्ट फोकस यहाँ पर डिफाइन किया गया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगेन ये चीज़ रिपीट होगी जो हम लोग लेंसेज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे।